सभी सखियों को, सभी श्रोताओं को चंचल वर्मा का नमस्कार। और सखियों और श्रोताओं को मंजरी वर्मा का नमस्कार। मंजरी कैसी हैं आप? बस बिल्कुल बढ़िया है। और आज मुझे लगता है कि तुम हमें कहीं ना कहीं घुमाने ले चल रही हो। बिल्कुल, तो आज है गुरुवार का दिन और पर्यटन की बातें होती हैं तो जरूर हम घूमने जाएंगे। कहाँ जाएंगे? आज हम घूमेंगे बड़ौदरा शहर। बिल्कुल, और वहाँ जाएंगे और कुछ वहाँ पर अपने रिश्ते भी मिलेंगे, है ना। तो रिश्तों की बातें भी होंगी, कुछ प्यार की, उनके स्वागत सत्कार की भी बातें होंगी। बिल्कुल, रिश्ते वो चीज है जहाँ रिश्तों के बीच प्यार है, अपनापन है और रिश्तों की छांव में बहुत सारी खुशियां हैं। मंजरी, बातें कुछ इसी तरह की होंगी। हाँ बिल्कुल, और चलते समय फिर हम लोग वहाँ से सब समेट के ले आएंगे, है ना। और इसके साथ ही आज सखी विशेष की बात करेंगे। उसमें हम रोशन कुमारी कथक नृत्यांगना है, उनके बारे में बात करेंगे। और आज 2 दिसंबर है जी, और 2 दिसंबर के दिन को हम मनाते हैं राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में। इसकी बातें होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि बातें तो बहुत सारी हैं करने को, लेकिन शुरुआत में क्यों ना हम एक गीत सुन लें। मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है। आए हैं दूर से मिलने हुजूर से, ऐसे भी चुप ना रहिए, कहिए कि कुछ तो कहिए, दिन है कि रात है। ये क्या फरमाया, मैं तो यूं ही शर्माया, तौबा ये क्या फरमाया, मैं तो यूं ही शर्माया, मेरी क्या बात है। आए हैं दूर से मिलने हो दूर से, ऐसे भी चुप ना रहिए, कहिए कि कुछ तो कहिए, दिन है कि रात है। तुमसे मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है। ऐसी फिजाएं मुखड़े के सामने काली घटाएं, अरे दिखती है रोज ही ऐसी फिजाएं मुखड़े के सामने काली घटाएं। कोई चल जाए जादू फिर हम पूछेंगे बाबू, कोई चल जाए जादू फिर हम पूछेंगे बाबू, दिन है कि रात है। तुमसे मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है। आए हैं दूर से मिलने हो दूर से, ऐसे भी चुप ना रहिए, कहिए कि कुछ तो कहिए, दिन है कि रात है।
तुमसे मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है। तो चंचल आए हैं दूर से हम लोग अपने सभी सखियों और श्रोताओं से मिलने की, और हमारी सखियां भी तो बड़ी दूर दूर से आती हैं हमें कमेंट्स करने के लिए, हमसे बातें करने के लिए और प्रोग्राम सुनने के लिए। वो आकर बैठ जाती हैं 3 बजे ही अपने रेडियो सेट के सामने। बिल्कुल। और देखो बात कर रहे हैं हम लोग राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के बारे में, तो जो आज है बिल्कुल, और 2 दिसंबर का जो दिन है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रदूषण के जो अलग अलग प्रभाव हैं उनको लेकर जागरूकता लोगों में आए, यही कारण है कि इस दिवस को मनाया जाता है। और भोपाल में एक समय जो गैस त्रासदी हुई थी, और इस त्रासदी की वजह से मंजरी हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। भोपाल के यूनियन कार्बाइड प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो थी उसका रिसाव हुआ, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी। और इस घटना का शिकार हुए लोगों को सम्मान देने के लिए, उनको याद करने के लिए भारत में इस दिन को हम मनाते आ रहे हैं। बिल्कुल। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो औद्योगिक आपदा प्रबंधन और उसके नियंत्रण के लिए जागरूकता फैलाना है। वायु प्रदूषण के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाता है, और इसके अलावा औद्योगिक आपदा को नियंत्रित करने के लिए लोगों को शिक्षित करना भी इसका एक उद्देश्य होता है। और चंचल प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए बनाए गए कानूनों के बारे में लोगों को जानकारी हासिल हो, ये भी प्रयास रहता है। और इसके अलावा जो है कि हम लोगों की जो लापरवाही से किसी भी प्रकार से भी औद्योगिक प्रदूषण का फैलाव ना हो, इस बारे में जागरूक करने के प्रयास भी किए जाते हैं। और देखा जाए तो चंचल वायु में बहुत तेजी से सब चीजें घुल जाती हैं, गैस वगैरह, तो वो बहुत ही नुकसानदेह होती है। तो उस समय की जो ये विपत्ति आई थी तो वो सभी इसके बारे में जानते हैं। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं भोपाल गैस त्रासदी की। ये हुआ था, ये जो दुर्घटना हुई थी 1984 की ये बात है, और इसी त्रासदी के कारण नेशनल प्रदूषण नियंत्रण दिवस की शुरुआत हो गई। 2 और 3 दिसंबर को भोपाल के यूनियन कार्बाइड प्लांट में मिथाइल आइसोसानेट गैस का रिसाव हुआ था। और रिपोर्ट्स जो हैं वो ये बताती हैं मंजरी कि इसमें तकरीबन 5 लाख लोगों की जानें गई थी। और ये त्रासदी उस समय तक सीमित नहीं थी, बल्कि देखा जाए तो इसके जो दुष्प्रभाव हैं, जो इसके कुप्रभाव हैं, वो आज भी उस जगह पर देखे जाते हैं। और बड़े पैमाने पर ये जो तबाही हुई, इसमें जिन लोगों ने जान गंवा दी उनको याद करने के लिए हर साल इस दिन को हम मनाते हैं। ये जिस तरह की जो गैस होती है उनसे जो रिसाव होता है, ऐसा किस्सा हमने जो जापान के हिरोशिमा उनका भी सुना है कि वहाँ आज भी उसके दुष्प्रभाव नजर आते हैं। ऐसा ही कुछ दुष्प्रभाव इस गैस के रिसाव के भी देखने को मिलते हैं। हाँ चंचल, और जो परिवारों ने जो चीज झेली है, तो ये उसके दुख दर्द को बहुत अच्छे तरह से समझते, क्योंकि उन्होंने बहुत उस समय कष्ट सहा। और देखा जाए तो वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों को जानने की दृष्टि से ये दिन काफी अहम हो जाता है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल के अनुसार हर साल लगभग 7 मिलियन लोग वायु प्रदूषण के कारण अपनी जान गंवाते हैं। और हालात ऐसे हैं कि वैश्विक स्तर पर हर 10 में से 9 लोगों तक शुद्ध हवा तक नहीं पहुंच पाती है। हवा में मौजूद प्रदूषक कण शरीर के सुरक्षा कवच, या यूं कहें कि हमारी कमजोरी हो रही है, इम्यूनिटी को पार कर दिल, दिमाग और फेफड़ों पर असर डालते हैं। मंजरी, भोपाल गैस त्रासदी विश्व में सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी मानी जाती है। और इस तरह की घटना को दोबारा इसका दोहराव ना हो, इसके लिए राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के माध्यम से बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। और चलिए, सरकार या जो संस्थान है वो तो प्रयास करती ही है, लेकिन हम अपने तहत किस तरह से प्रयास कर सकते हैं ताकि वायु में प्रदूषण ना फैले, बिल्कुल, और शुद्ध हवा हमें मिलती रहे, इसका प्रयास हमें जरूर करना चाहिए। और इसका प्रयास देखो, छोटे छोटे स्तर की अगर हम बात करें, अपने घर से ही बात करें, तो हम अपने व्हीकल से भी कर सकते हैं कि भाई उससे भी तो धुआं निकलता है, वो भी प्रदूषण फैलाता है। या हम कहीं पे सुबह सुबह देखते हैं कि लोग कुछ रद्दी जला देते हैं, तो उससे भी धुआं होता है, तो सुबह का जो वातावरण वो दूषित हो जाता है। जो सुबह लोग टहलने निकलते हैं तो उनको कितनी दिक्कत होती है। तो इन सब चीजों का अगर हम
आसपास के लोग भी ध्यान रखेंगे ना, तो हम हवा को वैसे ही शुद्ध रख सकते हैं जैसे वो दूर से कहीं से बहती हुई आती है। तुमने बात की टहलने की, तो जब सुबह सुबह हम टहलने जाते हैं या शाम को किसी भी वक्त हम टहलना चाहे तो हम पसंद करते हैं एक बगीचे में जाना जहां हमें हरियाली देखने को मिले। तो ये प्रयास भी किया जा सकता है मंजरी कि हम ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें, पेड़ लगाएं। और महानगरों की बात करें तो जगह की कमी होती है, तो हम अपने घर में ही छोटे छोटे गमलों में एक छोटी सी बगिया अपनी बना सकते हैं। और ऐसे कमरे में अगर हमें लगाने हैं तो ऐसे पौधे लगाएं जो कि रात के समय भी ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ना दें। तो वो पौधे हम लगा सकते हैं। और जिनके पास में खुली जगह है, बहुत सारा मैदान है, वो लोग बड़े पेड़ जो वो तो बिल्कुल हरा भरा अपना मैदान कर ले, हरी भरी बगिया, और वहां से जब अच्छी सी हवा चलेगी और उन पेड़ों पर जब पक्षियों का बसेरा होगा तो सोचो प्रकृति कितनी सुंदर सी लगेगी ना। तो देखिए हमारे जो श्रोता हैं वो भी इस बारे में कुछ लिख रहे हैं। एक श्रोता का लिखना है, ये कहते हैं कि प्रदूषण पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। इससे देश के शहरों की जो हवा की गुणवत्ता है वो बहुत खराब होती जा रही है। प्रदूषण आज न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया भर में भी बहुत सारी बीमारियों का कारण बन रहा है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य सेवाओं पर कई गुना बोझ बढ़ता जा रहा है। हवा में मौजूद प्रदूषण के कण न केवल दिल, दिमाग और फेफड़ों पर गंभीर असर डालते हैं बल्कि बहुत सारी असाध्य बीमारियों का कारण भी बन जाते हैं। विशेषज्ञों का भी ये मानना है कि प्रदूषण से उम्र पर पड़ने वाले प्रभाव भी बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर प्रदूषण को लेकर मानकों का सख्ती से पालन किया जाए तो लोगों की उम्र में कई गुना उम्र की भी बढ़ोतरी की जा सकती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम वायु को प्रदूषित होने से बचाएंगे तो हमें शुद्ध हवा मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, और जाहिर सी बात है कि इससे हमारी सेहत भी दुरुस्त रहेगी। और हमें गाने से क्या मिलेगा चंचल? मनोरंजन, और फिर वही बात आती है कि सेहत भी मिलेगी।
देखा ना चंचल, ये कितना प्यारा ये गीत था, केरी पवन। तो पवन की जब भी बात होती, चाहे वो गीतों में हो, चाहे हम लोग बात करें, तो बस ऐसा लगता है ना कि अपने आसपास पवन ही घूम रही है, और वाकई में घूम रही है, क्योंकि हम सांस भी तो ले रहे हैं ना। और हवा, पवन यानी जो है वो शुद्ध होनी चाहिए, खुशबूदार होनी चाहिए। उसके लिए पेड़ों का लगाना, पर्यावरण को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। और जब हवा चारों ओर घूमती है, नृत्य करती है, तो बात हमें वो भी याद आ जाती है कि हमारी सखी विशेष की याद आ जाती है ना। आज की जो सखी विशेष है रोशन कुमारी, ये कथक नृत्यांगना है। बिल्कुल। और कथक नृत्य जो है वो उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। कथा कहे सो कथक कहलाए। कथक शब्द का अर्थ कथा को नृत्य रूप से कथन करना है, और प्राचीन काल में कथक को कुशलव नाम से भी जाना जाता था। तो रोशन कुमारी जी की, जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये कथक नृत्यांगना है। और रोशन कुमारी जी का पूरा नाम है रोशन कुमारी फ़कीर मोहम्मद। ये भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो कथक नृत्य से ताल्लुक़ रखती हैं। रोशन जी अभिनेत्री और कोरियोग्राफर हैं, जिन्हें भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक में अग्रणी माना जाता है, और जयपुर घराने से ये ताल्लुक़ रखती हैं। क्या बात है। और रोशन कुमारी कथक को बढ़ावा देने वाली अकादमी नृत्य कला केंद्र जो मुंबई में स्थित है, वहाँ की वो संस्थापक भी है। और सन 1975 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित भी किया गया, और सन 1984 में भारत सरकार की ओर से चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी उनको नवाजा गया। रोशन कुमारी, जिनकी आज हम बात कर रहे हैं, इनका जन्म क्रिसमस की पूर्व संध्या यानी 24 दिसंबर के दिन अंबाला जो यहाँ पर हुआ, और उनका जन्म हुआ चौधरी फ़कीर मोहम्मद। ये एक बहुत प्रसिद्ध तबला वादक थे इनके पिता। और ज़ोहराबाई अंबाले वाली, जो कि प्रसिद्ध शास्त्रीय और पार्श्व गायिका है, इनके यहाँ हुआ। और ये दोनों ही वो नाम है मंजरी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बिल्कुल। और सभी लोग इनके बारे में जानते हैं। और रोशन कुमारी ने कथक की मूल बातें के.एस. मोरे से सीखी, और आगे चलकर नृत्य की बारीकियां सीखते हुए मुंबई के महाराज बिंदादीन स्कूल में अपना अभ्यास उन्होंने जारी रखा। और बाद में उन्होंने गुलाम मोहम्मद खान और हनुमान प्रसाद जैसे नृत्य गुरुओं से भी प्रशिक्षण लिया, और गोविंद राज पिल्लई और महालिंगम पिल्लई से भरतनाट्यम की भी शिक्षा ली इन्होंने। और रोशन कुमारी को राष्ट्रपति भवन में एक विशेष प्रदर्शन का अवसर मिला। साथ ही भारत में कई स्थानों पर अपने नृत्य की प्रस्तुतियां वे देती रहीं। एक कलाकार के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि उनको एक ऐसा मंच मिले जहां से उन्हें पहचान मिले, और ये अवसर रोशन कुमारी जी को बहुत बार मिले। तो इसी तरह से इसके अलावा उन्होंने श्री जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, मिल्टन ओबोटे, जॉर्डन के हुसैन और नेपाल के राजा, ये वो हस्तियां हैं जिनके सामने भी अपने उत्कृष्ट नृत्य का प्रदर्शन इन्होंने किया है। और 1971 में उन्होंने मुंबई के बांद्रा में नृत्य कला केंद्र की स्थापना की, जहां उन्होंने बहुत सारे छात्र छात्राओं को नृत्य की बारीकियां सिखाई हैं और उनको प्रशिक्षित कर रही हैं। बिल्कुल। और रोशन कुमारी का फिल्मी सफर भी बहुत ही बेहतरीन रहा चंचल। और सन 1953 की बात करें तो विमल राय ने रोशन कुमारी को अपनी फिल्म परिणीता में कथक करने के लिए आमंत्रित किया था, और इसके अगले साल ही उन्होंने नितिन बोस की फिल्म वारिस और सोहराब मोदी द्वारा निर्देशित एक हिंदी उर्दू द्विभाषी फिल्म मिर्जा गालिब जो साल 1954 में आई थी, उसमें अभिनय किया था। और इसके बाद उनकी अगली प्रस्तुति रही राजा नवाथे की 1956 में आई फिल्म बसंत बहार। इसके बारे में तो सभी जानते हैं, इस फिल्म के बारे में बहुत ही अच्छी लगी सबको। और प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने सन 1958 में आई उनकी फिल्म जल सागर में उनके द्वारा प्रस्तुत नृत्य निर्देशन का इस्तेमाल भी किया। तो हम कह सकते हैं कि ये एक बहुगुणी प्रतिभा है, जिन्होंने अभिनय भी किया, नृत्य भी किया, और आगे चलकर इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में डांस भी कोरियोग्राफ किए। तो 1970 की अगर बात की जाए तो भारत सरकार के फिल्म प्रभाग ने कथक के इतिहास और अभ्यास पर एक जो शॉर्ट फिल्म बनती है, वृत्त चित्र बनते हैं, वो बनाया था, जिसमें रोशन कुमारी के अलावा दमयंती जोशी, उमा शर्मा, सुदर्शन धीर और शंभू महाराज, ये बड़े बड़े नाम हैं। ये उल्लेखनीय जो नाम है, ये कथक प्रतिपादकों का प्रदर्शन सभी का शामिल है। रोशन कुमारी ने बाद में 1970 की फिल्म गोपी,
1975 की फिल्म चैताली और 1990 में आई फिल्म लेकिन, 1996 में आई फिल्म सरदारी बेगम। ये कुछ खास खास फिल्मों के नाम हमने बताए हैं। इन फिल्मों में कोरियोग्राफर के रूप में भी इन्होंने काम किया है। और अविवाहित रोशन कुमारी मुंबई में रहती हैं। रोशन कुमारी को बहुत से पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। रोशन कुमारी को सन 1963 के 12वें अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन में प्रयाग संगीत समिति से नृत्य शिरोमणि का खिताब मिला। सन 1975 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1 साल बाद सुर गायक शमशाद ने उन्हें नृत्य विलास से सम्मान से नवाजा। 1984 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी उन्हें नवाजा गया। और बंगाल सरकार ने उन्हें 1979 में विश्व उन्नयन संसद से सम्मानित किया और 1990 में महाराष्ट्र सरकार से महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार और 1993 में कथक केंद्र जयपुर से मानपत्र सम्मान और 1993 में भारत सरकार से एमेरिट्स फेलो अखिल भारतीय भोवाल का अवार्ड 2005 और हनुमंत अवार्ड 2008 को भी आपको मिला। बिल्कुल, जब एक अच्छा प्रदर्शन हम करते हैं, उत्कृष्ट काम जब हम करते हैं तो हमारा काम बोलता है और ये पुरस्कार उन्हीं की निशानी होते हैं। और बात चली थी इनकी फिल्म बसंत बहार की, तो क्यों ना हम बसंत बहार का एक गाना सुने। और इसके पहले हम ये बताते हैं कि उन्हें जो एक पुरस्कार मिला था विश्व उन्नयन संसद पुरस्कार, ये 1989 में मिला था उन्हें। जादू संवरिया कर गया मुझ पे जादू, ये क्या किया रे गजब किया रे, चोर को समझी मैं साधु, संवरिया कर गया मुझ पे जादू, कर गया रे कर गया रे कर गया मुझ पे जादू, संवरिया कर गया
तो चंचल भाई, मुझे तो एक शहर का जादू हो गया है। उस शहर के नाम ने जादू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि भाई तुम कहाँ ले चल रही हो, मुझे ले चलोगी ना? बिल्कुल ले चलेंगे। आज आपको गुजरात के वडोदरा शहर हम घुमाने ले जाएंगे। वहाँ की बहुत सारी जानकारी, वहाँ की संस्कृति के बारे में, सभ्यता के बारे में, जो भी घूमने फिरने की जगह है वहाँ के बारे में, अगर आपको वहाँ जाना है तो वहाँ कहाँ से आप शॉपिंग कर सकती हैं, सब बताओगे भी आपको तो मिलेंगे। यानी कि हमने तैयारी कर ली है। बिल्कुल। और वहाँ जाकर क्या क्या वहाँ के व्यंजन हैं जो खा सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जहाँ ज्यादा मत याद दिलाओ। जहाँ हम रहते हैं और अपने घर का खाना ये तो हम खाते ही रहते हैं, अपने शहर का स्वाद हम चखते रहते हैं, लेकिन जब किसी अन्य जगह पर जाते हैं तो वहाँ की जो व्यंजन होते हैं उनका स्वाद ही अलग होता है। खास तौर पे उस जगह की जो चाट खाने का मजा है, बस सब रहने दो। है ना, चलेंगे हम लोग मिलके। बिल्कुल सैर पर चलेंगे, लेकिन एक अंतराल के बाद। अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है सखी सहेली के मंच पर। और चंचल ले चल रही है हमको वडोदरा की ओर। बिल्कुल, गुजरात के वडोदरा शहर की सैर हम करने वाले हैं। साथ में हमारी जो सखियां हैं, जो हमारे श्रोता हैं, वो भी इसके बारे में जानेंगे। एक शहर में घूमने के लिए या फिर रहने की दृष्टि से जो भी खासियत होनी चाहिए या जो जो सुविधाएं होनी चाहिए, वो सभी मौजूद हैं गुजरात के वडोदरा शहर में। और आज तक इस शहर की बात जो हम बात कर रहे हैं, पहले इसे बड़ौदरा के नाम से भी जाना जाता था और गुजरात राज्य का तीसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला ये शहर है। और चंचल, ये शहर अपने सुंदर स्थापत्य कला के लिए भी जाना जाता है। वडोदरा को बड़ौदा भी कहते हैं। इस शहर से जुड़ी तमाम रोचक जानकारी आज हम साझा करेंगे, ताकि इसकी खूबसूरती और इसकी खास पहचान के बारे में हमारे श्रोताओं को भी पता चले, हमारी सखियां भी जाने और उनके जो बच्चे हैं वो भी सुन रहे होंगे तो वो भी जानेंगे और वे भी इस खूबसूरत शहर की सैर का आनंद उठा सकेंगे। और बहुत से हमारे सभी जो हैं वो जा भी चुके होंगे, है ना? बिल्कुल। और हमारे जो भी सुनने वाले हैं, अगर वो इस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं या इस शहर के बारे में जानते हैं, वो घूम चुके हैं, तो वो भी हमें इसके बारे में अपनी जो भी बातें हैं वो साझा कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर। और सबसे पहले बात करते हैं इस शहर का जो नाम है वडोदरा, ये आया कहाँ से? तो वडोदरा शब्द वटोदर वट शब्द से बना हुआ है मंजरी, जिसका मतलब होता है बरगद के पेड़ का बड़ा पेट। वडोदरा गुजरात में विश्वामित्री नदी के किनारे पर बना हुआ शहर है और इस नदी के किनारे मिले हुए अवशेष ये बताते हैं कि पहले इस नदी के आसपास बरगद के पेड़ों का एक बहुत बड़ा घना जंगल हुआ करता था, जिसे वडपत्रक के नाम से जाना जाता था। और वही स्थान जो है वो आज बन गया है वडोदरा। अंग्रेजों के समय इसका नाम बड़ौदा रख दिया गया था और फिर 1971 में बदलकर फिर से इसे वडोदरा कर दिया गया। और अब जानते हैं इस शहर के इतिहास के बारे में। इस शहर के बारे में सबसे पहली जानकारी 1812 ईस्वी के राजपत्र में दी गई थी और जिसमें इसका नाम वाद पदक बताया गया था। इस खूबसूरत शहर में बहुत से वंशों का शासन रहा, जैसे चालुक्य, सोलंकी, बघेल, दिल्ली और गुजरात के सुल्तान। जबकि इस शहर को विकसित करने और खूबसूरत बनाने में बॉबी नवाब और मराठा सेनापति पिलाजी गायकवाड़ और महाराजा सयाजीराव तृतीय का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो बिल्कुल, जहाँ इतने बड़े बड़े वंशों ने शासन किया तो वहाँ की सभ्यता संस्कृति कैसी होगी, इसको हम समझ सकते हैं। वडोदरा शहर गुजरात के बीच में स्थित है। विश्वामित्री नदी जो है, क्योंकि हमने बताया कि इसके किनारे बना हुआ है ये, तो 2 भागों में इसको बांट देती है। वडोदरा का पुराना जो शहर है वो नदी के पूर्वी किनारे पर बसा हुआ है, जबकि जो पश्चिमी किनारा है वहाँ पर वडोदरा का नया शहर बसा हुआ है।
इस शहर की संस्कृति इतनी प्रभावी है कि इसे सिटी ऑफ कल्चर यानी संस्कारी शहर या फिर संस्कारी नगरी के नाम से भी जाना जाता है मंजरी। और वैसे तो गरबा और गुजरात एक दूसरे के पर्याय कहे जाते हैं, लेकिन वडोदरा शहर में गरबे की धूम सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा यहाँ पर होली, दिवाली जैसे त्योहार हैं, फिर उत्तरायण पर्व है, वो भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो अगला महीना जो है जनवरी, वहाँ उस समय आएगा उत्तरायण। तो जो भी सखियां या हमारे श्रोता इस शहर को घूमने का प्लान कर रहे हैं तो वो जरूर उत्तरायण यहाँ का मना सकते हैं और पतंगबाजी का लुत्फ भी ले सकते हैं ना। और वडोदरा गुजरात का एक तेजी से बढ़ता हुआ शहर है जो अहमदाबाद और सूरत के बाद तीसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है। भारत का पावर हब कहे जाने वाले इस शहर की जनसंख्या लगभग 21 लाख है। ये कल्चरल सिटी, इंडस्ट्रियल सिटी भी है जो भारत की अर्थव्यवस्था में अपनी एक अहम भूमिका निभाती है। और जब हम इस शहर में घूमने जाते हैं तो हमें तरह तरह के चीज़ें देखने को मिलती हैं और वस्त्र तो भाई वहाँ के तो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत क्लास के होते हैं। बिल्कुल, गुजरात का जो पहनावा है वो एक अलग ही पहचान देता है। और ये जो शहर है फर्नीचर, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट के बिजनेस में अपनी खासी पहचान रखता है मंजरी। और जहाँ तक पर्यटन स्थलों की बात की जाए तो यहाँ पर इतने खूबसूरत महल, द्वार, गार्डन, स्मारक और संग्रहालय हैं कि यहाँ जो आने वाले पर्यटक हैं वो देखते ही रह जाते हैं। तो बिल्कुल इनकी बात हम करेंगे, लेकिन पहले एक गीत सुन लिया जाए। को
इस गाने को सुनकर बिल्कुल गुजरात की झलक देखने को मिल रही थी। और देखिए ना, तो पहुंच गए वहां पे। हाँ, हमारी सखी और हमारे जो श्रोता हैं ये कमेंट कर रहे हैं कि आज हमारे शहर वडोदरा की बात हो रही है, लेकिन वडोदरा की कुछ ज्यादा जानकारी इन्होंने नहीं की। इन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा है कि इसे संस्कारी नगरी के नाम से जाना जाता है। तो वो तो हम पढ़ चुके हैं इस बारे में कि बहुत भाई इतना यहाँ का जो साहित्य है या तो जो इतिहास है वो बहुत उत्कृष्ट रहा है। और हमने बात की कि यहाँ पर खूबसूरत महल हैं, बगीचे हैं, संग्रहालय हैं। तो बताइए पहले कौन सी जगह की सैर की जाए? तो चंचल, हम लेके चलते तुम्हें लक्ष्मी विलास पैलेस। इसको भाई बहुत जरूर देखना चाहिए। ये भारत के शाही महलों में से एक है। इस महल में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का परिवार रहा करता था और अब भी गायकवाड़ शाही परिवार यहीं रहता है। ये महल लगभग 700 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। क्या बात है कि बहुत ही बड़ा ये महल है। बहुत ही बड़ा। और इतना ही नहीं, इस आलीशान महल में अपना एक गोल्फ कोर्स भी है। गोल्फ कोर्स का नाम आते हरी हरी सी घास और सब कुछ याद आ जाता है। और यहाँ पर इंडो सर सैनिक स्थापत्य शैली में बने इस महल की खूबसूरती, कारीगरी और भव्यता देखने के लिए यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। चंचल, जब भी महलों की बात होती है तो सच में लगता है कि उसको कितनी मेहनत से बनाया गया है। और बिल्कुल जब आप बता रहे हैं कि 700 एकड़ एरिया में लगभग ये फैला हुआ है, तो कितना भव्य, कितना विशाल होगा, ये वाकई में देखने वाली बात है। और महल के बाद चलिए अब सयाजी गार्डन की बात हो जाए, जो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ को समर्पित है। लगभग 100 तरह की प्लांट स्पीशीज से सजे इस गार्डन में 2 संग्रहालय हैं मंजरी, एक तारामंडल और एक चिड़ियाघर, साथ में एक फूलगड़ी भी है। एक ही गार्डन में इतना कुछ देखने को मिलेगा, ये सोच के भी जो यहाँ आने वाले पर्यटक हैं वो हैरान हो जाते हैं। लेकिन मंजरी, बड़ौदा की यही तो खासियत है कि यहाँ पर सब कुछ बहुत ही भव्य है और बेहतरीन भी है। चंचल, और महल और गार्डन के बाद अब जानते हैं संग्रहालय के बारे में। यहाँ पर स्थित महाराजा फतेह सिंह संग्रहालय में पर्यटक मराठा शाही परिवार से जुड़ी प्राचीन वस्तुओं और कलाकृतियां भी देख सकते हैं। और यहाँ शाही परिवार के चित्र, संगमरमर और कांस्य की मूर्तियों के अलावा हिंदू कथाओं के चित्रण भी मौजूद हैं। और जिस भी शहर हम जाएं चंचल, तो वहाँ का संग्रहालय, वहाँ की जो किताबें होती, जो भी इतिहास है, जो किताबें वहाँ पर बाहर आपको मिल जाती हैं, तो वो आप उनको जरूर खरीद के लाएं, जो आपके पास आपकी अपनी लाइब्रेरी में बढ़ती चली जाएंगी, जहाँ से आप लाएंगे। और आपके जब आप पढ़ेंगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे या आपके आने वाले मित्र वगैरह पढ़ेंगे, तो उस शहर के बारे में उनको जानकारी मिलेगी। बिल्कुल, संग्रहालय उस शहर का पूरा इतिहास कह देता है। और यहीं पर वडोदरा शहर में एक मंदिर है जिसे ईएमई मंदिर के नाम से जानते हैं। इसे दक्षिणामूर्ति मंदिर भी कहते हैं और इसे भारतीय सेना द्वारा मैनेज किया जाता है। इस मंदिर को अपनी जियोडेसिक डिजाइन के लिए खास तौर पर ये मंदिर जाना जाता है। इस मंदिर की खासियत मंजरी ये है कि ये मंदिर धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करता है। इसीलिए इस मंदिर के निर्माण में सभी धर्मों के जो पवित्र प्रतीक हैं उन्हें शामिल किया गया है। मंदिर के सबसे ऊपरी भाग पर हिंदू धर्म का प्रतीक कलश बनाया गया है, तो जो इसका गुंबद है वो इस्लाम धर्म का प्रतीक है। इसका जो टावर बनाया गया है वो ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व करता है और इस मीनार पर जो ऊपर सुनहरी संरचना बनी है वो बौद्ध धर्म को दर्शाती है। इस मंदिर के जो प्रवेश द्वार बने हैं वो जैन धर्म से संबंध रखते हैं। इसी तरह से देश के हर धर्म को एक छत के नीचे समेटने वाला ये बड़ा अनोखा सा मंदिर है। तो अगर बड़ौदा जाएं तो इसे देखना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। और इसके अलावा बड़ौदा में देखने के लिए और भी बहुत से पर्यटन स्थल हैं, जैसे कि कड़िया डूंगर की गुफाएं, दभोई अजवा निमता डैम गार्डन, हथनी झरने, जरवानी झरना, सूरसागर झील, अरविंदो आश्रम, मकरपुरा पैलेस, सूर्य मंदिर। और वडोदरा शहर का जायका भी इतना अनोखा है चंचल कि यहाँ आने वाले पर्यटक अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। और इसीलिए वडोदरा घूमने जब भी चाहे तो यहाँ के स्ट्रीट फूड का मजा जरूर लें, और जिसमें आपको सेव उसल, बड़ा पाव, फरसाण, दाबेली, फाफड़ा, जलेबी, कचौरी के अलावा चाइनीज और मैक्सिकन टेस्ट भी मिल जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ नहीं, आप जो देसी खाना है वो तो खा ही सकते हैं, देसी चाट तो खा ही सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ इस तरह के फूड की वहाँ के खास व्यंजन जो होते हैं, खास विधि से बनते हैं, उनका जायका भी अलग होता है, तो उन जायकों का आप मजा जरूर वहाँ पर जाकर उठाएं। और कहते हैं ना, महिलाएं अगर कहीं जाएं तो वो शॉपिंग किए बिना वापस नहीं आती। बिल्कुल, शॉपिंग तो करना बनते ही है। तो चलिए सखियों को बता दें कहाँ कहाँ जाकर वो शॉपिंग कर सकती हैं। यहाँ शॉपिंग के लिए सबसे फेमस मार्केट है लहरीपुरा मंदिर बाजार।
तीन दरवाजा बाजार, मांडवी और मदार मार्केट। यहाँ 100 साल से भी ज्यादा पुराना खांडेराव मार्केट भी है, जो इस शहर का सबसे व्यस्ततम बाजार कहलाता क्या है। बात है, यानी कि यहाँ की रौनक तो भाई देखते हुए बनती है। और जो झुमके वगैरह अपने कड़े हैं, चूड़ियां हैं, ये सब चीजें खासकर पसंद आती है। और हाथ में छन छन करती घुंघरूदार चूड़ियां बड़ी अच्छी अच्छी मिलती और हैं। जो गुजराती जो कपड़े होते हैं, जैकेट है या चुन्नी ओढ़नी है, लहंगा है, साड़ियां हैं, कुर्ते हैं, तो उनमें जो काम होता है रंग बिरंगे रंगीन धागों का, उसमें शीशे का बांधनी का काम और कांच वर्क भी होता है उसमें, तो वो भाई वो तो खरीदने का बनता ही है, खरीदना ही चाहिए सबको, है ना। और इस शहर में हमारे देश की क्रिकेट टीम के कई धुरंधर खिलाड़ी भी दिए हैं, जैसे हार्दिक पांड्या, यूसुफ पठान, इरफान पठान, नैन मोंगिया। और वडोदरा पहली ऐसी नॉन मेट्रो सिटी है जो अपनी इंटरनेशनल मैराथन के लिए भी जानी जाती है, और इस शहर में ज़रूरत की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। देखिए ना, ये बड़ी खास बात है कि इंटरनेशनल मैराथन यहाँ पर होता है, ये बहुत बड़ी खासियत है इस शहर की। और ये शहर अहमदाबाद, गांधीनगर के अलावा मुंबई और दिल्ली से भी अच्छी तरह से कनेक्टेड है, तो यानी अगर आप जाना चाहें तो सभी तरह की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। यहाँ पहुंचने के लिए कोई भी विकल्प जो भी जाना चाहते हैं वो ले सकते हैं, यानी कि आप बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, या फिर आप हवाई यात्रा भी करके इस शहर तक पहुंच सकते हैं, या आप अपने साधन से चले जाइए। हाँ, अगर नजदीक में कहीं रहते हैं तो अपना जो निजी वाहन है उससे जा सकते हैं। बड़ौदा घूमने के लिए अगर देखा जाए तो नवंबर से मार्च का समय सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो मौसम है इन दिनों में बड़ा खुशनुमा होता है। तो चंचल, ये मौसम तो चल ही रहा है वहां जाने वाला, तो हम लोग चलेंगे घूमने के लिए, लेकिन प्रोग्राम के बाद चलेंगे। फिलहाल तो हम लोग बढ़ेंगे गीत की तरफ। दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन। एक नजर देख ले, एक नजर देख ले, जीने की इजाजत दे दे, रूठने वाले वो पहली सी मोहब्बत दे दे। एक नजर देख ले, जीने की इजाजत दे दे, रूठने वाले वो पहली सी मोहब्बत दे दे। इश्क मासूम है, इश्क मासूम है, इल्जाम लगाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन। वक्त इंसान पे, वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है, राह में छोड़ के साया भी चला जाता है। वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है, राह में छोड़ के साया भी चला जाता है। दिन भी निकलेगा कभी, दिन भी निकलेगा कभी, रात के आने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन।
हूँ ये एक रोज दिखाऊंगा तुझे, बेगुनाही पे मोहब्बत की रुलाऊंगा तुझे। मैं हकीकत हूँ ये एक रोज दिखाऊंगा तुझे, बेगुनाही पे मोहब्बत की रुलाऊंगा तुझे। दाग दिल के नहीं, दाग दिल के नहीं मिटते हैं, मिटाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन। तो चंचल, हमारे बहुत सारे श्रोता सखा ने कमेंट लिख के भेजे। तो एक ने लिखा है कि वडोदरा का जो नवरात्रि उत्सव होता है वो गुजरात में और देश विदेश में फेमस है, प्रसिद्ध है, क्योंकि वो मतलब अभी तक पुराने रीति रिवाजों से ही मनाया जा रहा है और गरबा भी उसी तरह धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो उसको स्थान भी मिला हुआ है कि ये यहाँ का सबसे बेस्ट होता है पूजा और गरबा। तो इस तरह से ये बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजे हैं। तो और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सिर्फ वडोदरा ही नहीं, पूरा गुजरात ही घूमने लायक है, इसीलिए कहा जाता है कि कुछ दिन गुजारिए गुजरात में। तो बिल्कुल गुजरात हम मानते हैं कि पूरा ही घूमने लायक है और भारत के बहुत सारे शहर हैं जो घूमने लायक हैं। तो जरूर पहले आप भारत की सैर करिए, फिर आप विदेश सैर के लिए प्लान कीजिए। बिल्कुल। और उसके साथ ही चंचल, अब जब हम लोग सब शहरों में जाते हैं तो जिनके जिनके जहाँ पर लोग रहते हैं, तो वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर अपने मिलते हैं, रिश्ते मिलते हैं, तो रिश्ते महकते भी हैं प्यार से। तो जो रिश्तों की एक डोर होती है, वो उसकी जो छांव होती है, वो बहुत ही दिल को सुकून देती है। जब हम हमारे देश में पहले से ही संयुक्त परिवारों को प्रधानता दी जाती रही है, लेकिन समय बदला, जीवन शैली बदली, तो फिर ये जो जगह थी एकल परिवारों ने ले ली और एकल परिवारों में एकाकीपन की समस्या जो है वो अक्सर देखी जाती है। जबकि एक संयुक्त परिवार की जब हम बात करते हैं तो वो एक घने वृक्ष के समान, या कहते हैं कि एक बरगद के पेड़ के समान लगता है, जिस वट वृक्ष की छांव तले या उस रिश्तों की छांव तले बच्चे रिश्तों की मान मर्यादा सीखते हैं, सबका प्यार पाते हैं। मुश्किल से मुश्किल समस्या का समाधान भी इस तरह से जो संयुक्त परिवार है वहाँ बड़ी आसानी से हो जाता है और जो एकाकीपन है वो तो कभी महसूस ही नहीं होता। बिल्कुल सही कहा चंचल। और एकल परिवारों में बच्चों के खान पान और जो पढ़ाई लिखाई वो अच्छी तरह से हो पाती, लेकिन काम का दायित्व भी बढ़ जाता है। लेकिन ये कहना कि जो मतलब एकल परिवार में पढ़ाई अच्छी हो जाती है वो तो ठीक है, चलो, लेकिन जब हम बड़े परिवार में रहते थे तो वहाँ पर भी क्या होता था कि एक बच्चे को 2-4 बच्चे हैं उनको पढ़ना है, वो साथ में मिलके पढ़ लेते थे और कोई उन्हें पढ़ाने वाला भी होता था, तो कहीं हमें बाहर भेजना भी नहीं पड़ता था। तो उस तरह की भी बड़े परिवार में वो भी सुविधा थी। और जैसे आपने लिखा है कि काम एकल परिवार में पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाती तो वो अपनी जगह ठीक है। कामकाजी माता पिता के लिए भी बेहद ज़रूरी हो जाता है कि वे अपनी अच्छी नौकरी या व्यवसाय के साथ साथ बच्चों की ओर ध्यान दें और उन्हें एक अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरित कर सके। और जो बच्चे ज़्यादातर घर में अकेले रहते हैं वे अपनी एक अलग एकाकी दुनिया बना लेते हैं। सही कहा। और इनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को ही अपनी दुनिया समझने लगते हैं। एकल परिवार में ये दिक्कतें होती हैं और ऐसे बच्चों के लिए रिश्तों की छांव, दादा दादी और अन्य बुजुर्गों का प्यार दुलार एक टॉनिक की तरह काम करता है और जो उस बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। और चंचल, देखा जाए तो जो हमारे संयुक्त परिवार होते थे उनकी अपनी अलग एक महक होती थी, सुगंध होती थी, उसमें बच्चे और तरह से सीखते थे और एकल परिवार में अलग तरीके से। बिल्कुल एक ऐसा परिवार जहाँ पर दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची यानी बहुत सारे जो रिश्ते होते हैं, अन्य कई तरह के रिश्ते हैं, तो वहाँ इन रिश्तों की छांव तले बच्चों की परवरिश होती है और वहाँ बच्चे भावनात्मक तो सीखते ही हैं साथ निभाना, साथ ही आर्थिक सहयोग करना भी जल्दी सीख जाते हैं। और एकल परिवारों में रहते हुए ये जो भावना है बच्चों को विकसित करने में बहुत समय लग जाता है, फिर कई बार नामुमकिन सा लगता है, बहुत मुश्किल होता है। रिश्तों से संपन्न परिवार में महिलाएं और बच्चों में भी सुरक्षा की भावना का आभास उन्हें साहस देता है और आगे बढ़ने के लिए भी उनको प्रेरित करता रहता है। और ऐसा हमेशा जरूरी नहीं कि एकल परिवार में रहने वाले बच्चे हमेशा
हमेशा ही असफल होते हैं, बल्कि ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चे को अपने अभिभावक का कितना मार्गदर्शन और समय मिलता है ना। तो अभी हम लोग एक प्यारा सा गीत सुनते हैं चंचल, फिर हम लोग इसके बारे में आगे बातें करते हैं। मंजरी, बात हो रही थी संयुक्त परिवार की, जहां बुजुर्गों के बीच, बहुत सारे रिश्तों के बीच जब बच्चे बड़े होते हैं तो बच्चों का भरपूर भावनात्मक लगाव उनको मिलता है। साथ ही बच्चे बड़ों के साथ खुद को सुरक्षित भी महसूस करते हैं। और आज एकाकी परिवारों का चलन तो बढ़ रहा है, लेकिन अलग अलग परिवेश में इसकी वजह जो है वो अलग अलग हो सकती हैं। ग्रामीण परिवेश की अगर हम बात करें तो बच्चे जब अपने घर परिवार से दूर जाते हैं तो उसकी वजह हो सकती है कि कई बार वो अपनी शिक्षा के लिए जाते हैं, कई बार रोजगार की तलाश के लिए वो महानगरों की तरफ चले जाते हैं और फिर वहीं पर अपना एक घर भी बसा लेते हैं। जो पहले से परिवार महानगरों में रहते आए हैं तो उनके पास जब परिवार बढ़ने लगता है तो जगह की कमी होने लगती है, इनकी घर छोटा जब पड़ता है और लोग ज़्यादा हो जाते हैं तब भी एक समस्या बन जाती है घर का छोटा होना, जिसकी वजह से एकाकी परिवारों का जो चलन है वो बढ़ रहा है और संयुक्त परिवारों का खंडन हो रहा है और इसलिए उस तरह से अलग घर उनको बसाना पड़ता है। बिल्कुल। और बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाने के लिए रिश्तों की छांव देना अत्यंत
आवश्यक होता है। भावनात्मक संबल, आर्थिक जरूरतों के लिए सामाजिक और पारिवारिक असुरक्षा की भावना से बचने के लिए भी रिश्तों की छांव तले रहना जरूरी होता है। और जब भी परिवार विषम परिस्थितियों से गुजरता है तो एक दूसरे का सहयोग इस तरह से मिलता है कि किसी भी मुसीबत को आसानी से हल निकाला जा सकता है, किसी भी मुसीबत का। जी मंजरी, और आज इस मंच के माध्यम से हम अपने सभी श्रोताओं को और अपनी सभी सखियों से यही कहना चाहते हैं कि रिश्तों को संभालना, उन्हें संजोने का कोई भी मौका वो अपने हाथ से कभी भी ना जाने दें। और जब भी उन्हें मौका मिले इस तरह का कि किसी का जन्मदिन है, किसी की वर्षगांठ है, घर में कोई पूजा है, कोई त्योहार है, या कोई भी लंबी छुट्टियों का मौका अगर मिलता है, तो ऐसे अवसरों पर सब एक जगह इकट्ठे होकर उस अवसर को सेलिब्रेट करें अच्छे से। और जब परिवार के बहुत सारे लोग इस तरह से इकट्ठे होकर मिल जाते हैं तो वो मौका ही अपने आप में एक उत्सव जैसा बन जाता है। चंचल, तुमने बिल्कुल सही बात करी है। और इस तरह से तो फिर जो उत्साह होता है, जो परिवार में खुशियां होती हैं, वो बढ़ती चली जाती, क्योंकि सब लोग एक साथ मिलकर बैठते हैं, है ना। और देखिए ना मंजरी, इतनी सारी बातें करते करते हमारा प्रोग्राम का, कार्यक्रम का समय कब पूरा हो गया पता ही नहीं चला। और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि सखियों से विदा लेने का वक्त आ गया है। तो सभी सखियों और श्रोताओं से विदा लेते हैं। तो आपको सभी को मंजरी वर्मा और चंचल वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली।